नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का एक बहुत ही रोचक टॉपिक। यह विषय भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। अंग्रेजी शासन के दौरान आदिवासी समाज सबसे अधिक प्रभावित हुआ क्योंकि उनका जीवन पूर्णतः जंगल, जमीन और परंपराओं पर आधारित था। जब अंग्रेजों ने इन आधारों पर नियंत्रण स्थापित किया, तब व्यापक असंतोष और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आदिवासी जनजातियां और अंग्रेजी शासन। इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको ट्रिकी भी लगते हैं। तो चलिए, आज के बाद बिल्कुल ट्रिकी नहीं लगने वाले हैं और हम इस टॉपिक को कवर करेंगे पहले नोट्स के दौरान, उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और मेरा लक्ष्य भी यही है कि मेरे प्यारे दोस्तों आत्मविश्वास के साथ अब एग्जाम हॉल में बैठे। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आदिवासी समाज का पारंपरिक जीवन कैसा था। अंग्रेजों से के आने से पहले पूर्व जो आदिवासी समाज था, ये स्वतंत्र और आत्मनिर्भर था। जंगल ही उनका घर था, भोजन और आजीविका का स्रोत था। वे झूम के खेती या स्थानांतरित कृषि करते थे। फल फूल, शिकार, लकड़ी और जड़ी बूटियों पर ही निर्भर रहते थे। भूमि पर सामुदायिक अधिकार होता था, मतलब व्यक्तिगत अधिकार नहीं था। अपनी विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं का ये पालन करते थे, अर्थात उनका जीवन प्रकृति के साथ संतुलित और स्वतंत्र था। अब अंग्रेजी शासन की जो नीतियां थी, उन्होंने कौन सी पॉलिसीज बनाई और उनका क्या प्रभाव पड़ा आदिवासियों के जीवन पर, वो हम देख लेते हैं। अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों को राजस्व और संसाधनों के स्रोत के रूप में देखा। परिणाम स्वरूप अनेक नीतियों को लागू किया। पहला जो था नीतियों में वन कानून। सरकार को अंग्रेजी सरकार ने इसको जंगल जो थे, इनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। शिकार, लकड़ी काटने और खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जंगलों में प्रवेश को सीमित कर दिया गया, जिससे आदिवासियों की जो आजीविका थी वो प्रभावित हुई। और दूसरा नियम इनका क्या था? भूमि व्यवस्था और जमींदारी। जमींदारी प्रथा को लागू किया गया। बाहरी लोगों ने आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। कर्ज और महाजनी शोषण के कारण बहुत सारे जो आदिवासी थे, उनकी जमीनें छिनने लगी। आदिवासी अपने ही क्षेत्र में लेबर का, मजदूर का कार्य करने लगे। कर और बेगार, इनके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए। नगद कर वसूला गया, जबरन इनसे बेगार कराई गई। जंगल से अगर कोई भी सामान लाना होता तो आदिवासियों से कराया जाता वो काम, और इनको किसी भी तरह के पैसे नहीं दिए जाते। सड़कों, रेल और खदानों में बेगारी इनसे कराई गई। बेगारी का अर्थ ये होता है बिना पैसे दिए या बिना किसी भी तरह का कोई पैसा दिए हुए आप काम करा ले। मिशनरियों की गतिविधियां, जब अंग्रेज भारत आए तो बहुत सारे धर्म प्रचारक भी इनके साथ चले आए। भारत में धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन होना शुरू हुआ। जो आदिवासी थे, अंग्रेजों ने इनकी संस्कृतियों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। पारंपरिक मान्यताओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा, जिससे आदिवासी जो थे, इन्होंने अपनी संस्कृति को, इनको लगा कि हमारी संस्कृति बिल्कुल अब खतरे में है। अब बात कर लेते हैं आदिवासी विद्रोह का प्रमुख कारण। जमीन से बेदखली, जंगलों पर प्रतिबंध, महाजनों और जमींदारों का शोषण, करों का बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया था। सांस्कृतिक हस्तक्षेप, आदिवासियों की जो संस्कृति थी उसमें इंटरफियर करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, और जबरन मजदूरी मजदूरी जो कराना शुरू किया। इससे भी आदिवासी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इन कारणों से आदिवासी समाज में असंतोष और विद्रोह प्रारंभ हुए। अब प्रमुख आदिवासी विद्रोह कौन कौन से हैं? अलग अलग जगहों पर अलग अलग आदिवासी विद्रोह हुए। तो पहला हम देख लेते हैं संथाल विद्रोह। आपसे समय पूछता है 1855 से लेकर 56 कौन से क्षेत्र में ये चला? तो झारखंड और बिहार। इसके प्रमुख नेता या लीडरशिप किसने की? तो सिधो मुर्मू और कान्हू मुर्मू। इसे संथाल हुल भी कहा जाता है, संथाल विद्रोह को। और मुख्य कारण जो था महाजनी शोषण, जमींदारी अत्याचार। जमींदारों का बहुत सारा अत्याचार इनके ऊपर बढ़ चुका था, और भारी टैक्स, बहुत ज्यादा जो टैक्स लगा दिया। अब बात कर लेते हैं मुंडा विद्रोह। इसको एक नाम और भी देते हैं, उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। 1899 से लेकर के 1900। नेता जो थे, प्रसिद्ध नेता बिरसा मुंडा, आज इनको नेता नहीं, भगवान के रूप में उस क्षेत्र में पूजा जाता है। छोटा नागपुर नागपुर के क्षेत्र में ये चला। मुख्य कारण क्या था? भूमि पर बाहरी लोगों का कब्जा। वन कानून इस तरह के बना दिए गए कि आदिवासियों को वनों में प्रवेश करने की अनुमति को बिल्कुल कम कर दिया गया। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। सांस्कृतिक हस्तक्षेप,
बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज एक नाम देता था, धरती आबा। अभी हम बात करेंगे ये क्या है। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर, कारण जमींदारी प्रथा और बाहरी हस्तक्षेप। फ्रेंड्स एक बात और कहेंगे, छोटे छोटे जो टॉपिक्स आ रहे हैं या वर्ड्स आ रहे हैं उसको मैं आगे चल के क्लियर कर दूंगी आपको, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन में पूछ लेता है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर में चला, कारण था जमींदारी प्रथा और बाहरी हस्तक्षेप। भील विद्रोह की बात करते हैं, ये जो था ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में चला। इसका कारण भी भूमि और वन नियंत्रण नीतियां थी। दोस्तों अब हम आदिवासी आंदोलनों की विशेषताओं पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू का एक पार्ट है और ट्रिकी आ जाते हैं। तो अधिकांश आंदोलन जो थे वो स्थानीय थे, परंतु अत्यंत उग्र थे। मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासियों का अपनी भूमि और जंगल की सुरक्षा करना। पारंपरिक नेतृत्व के अधीन ये संचालित हुए, कोई अलग से नेता या बाहरी नेता इनका नहीं था। आदिवासियों में से ही नेतृत्व करने वाले भी थे। कई विद्रोह 1857 जो हमारी प्रथम स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई या पहली चिंगारी थी, उससे पहले भी आ चुके थे। तो बात कर लेते हैं निष्कर्ष क्या है इसका। अंग्रेजी शासन ने आदिवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। जंगलों और जमीन पर नियंत्रण किया। शोषणकारी नीतियों और करों का बोझ इन विद्रोहों का मुख्य कारण बन गए। ये आंदोलन दोस्तों भले ही राष्ट्रीय स्तर पर नहीं फैल सके, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए अब हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल गलती अब मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैंने ट्रिकी रखने का प्रयास किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। संथाल विद्रोह 1855-56 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो संथाल समाज जो था ये महाजनों, जमींदारों और अंग्रेज अधिकारियों के आर्थिक शोषण से त्रस्त था। कर्ज, ऊंचे ब्याज, जमीन छीनने की घटनाएं आम हो गई थी। इसीलिए विद्रोह का जो मुख्यतः लक्ष्य था वो शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति पाना था। उल गुलान किस आंदोलन का प्रतीकात्मक नाम है? ए भील विद्रोह, बी मुंडा विद्रोह, सी कोल विद्रोह, डी खासी विद्रोह। फ्रेंड्स आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखते जाइए, ए का 1, बी का 2, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उल गुलान का अर्थ है महान आंदोलन या महान कोलाहल। यह 1899 से 1900 के मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है और इसमें आदिवासी स्वराज और भूमि अधिकार की मांग की गई थी। इसका नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला। इसका मुख्य कारण क्या था? कोल जनजाति जो थी ये पारंपरिक भूमि व्यवस्था पर बाहरी जमींदारों और साहूकारों का अधिकार हो गया था। इससे उनकी आर्थिक और सामाजिक संरचना टूट गई, जिससे असंतोष बढ़ा और विद्रोह का रूप ले लिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक हमें जरूर दीजिएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू। डी तिरोत सिंह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व संथाल भाइयों, दो भाई थे, सिद्धू और मुर्मू, कान्हू और मुर्मू ने किया। उन्होंने हजारों आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजी शासन और महाजनी शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। मेरे तरह से अगर फ्रेंड्स छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटकर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा और आपको भार भी नहीं लगेगा। तिलका मांझी का विद्रोह किसके विरुद्ध था? मुगल शासन, बी मराठा शक्ति, सी फ्रांसीसी व्यापारी, डी ईस्ट इंडिया कंपनी। तिलका मांझी जो थे ये 18वीं सदी के पहले प्रमुख आदिवासी विद्रोही माने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर हमला किया और कंपनी शासन के शोषण का विरोध किया। दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, बार बार कई जगह पूछा गया है, कई परीक्षाओं में मैंने देखा है। अंग्रेज सैनिक, बी मिशनरी, सी बाहरी शोषक, डी जमींदार। मुंडा आंदोलन में दिकू शब्द का प्रयोग उन बाहरी लोगों के लिए किया गया जो आदिवासियों का शोषण करते थे। इसमें साहूकार, जमींदार और अंग्रेज अधिकारी भी शामिल थे। भील विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? ए बंगाल, बी असम, सी पश्चिमी भारत, डी उड़ीसा। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में रहती थी। अंग्रेजी राजस्व नीति और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण यहाँ पर विद्रोह हुए। मुंडा विद्रोह का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए वन कर समाप्त करना, बी खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पुनः स्थापित करना, सी मिशनरी गतिविधियां रोकना, डी सैनिक भर्ती समाप्त करना।
मुंडाओं की जो पारंपरिक पारंपरिक सामुदायिक भूमि व्यवस्था थी खुटकट्टी कहलाती थी। अंग्रेजों ने के कानूनों ने इसको कमजोर कर दिया, इसीलिए इसे पुनः स्थापित करना इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए बिरसा मुंडा, बी सिद्धू मुर्मू, सी गोविंद गुरु और डी तिरोत सिंह। खासी विद्रोह असम मेघालय क्षेत्र में अंग्रेजों की सड़क निर्माण नीति के विरोध में हुआ था। इसका नेतृत्व तिरोत सिंह ने किया था। ब्रिटिश वन कानूनों का मुख्य प्रभाव क्या था? ए उद्योगों का विकास, बी आदिवासियों का विस्थापन, सी कृषि विस्तार, डी व्यापार वृद्धि। वन कानूनों के कारण आदिवासियों को जंगल से लकड़ी, फल, शिकार आदि पर अधिकार नहीं रहा। इससे उनकी पारंपरिक आजीविका प्रभावित हुई। कई विद्रोह इसी कारण से हुए। संथाल विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या कदम उठाया? तो इस विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए अंग्रेजों ने संथाल परगना को अलग एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया, ताकि इस क्षेत्र को नियंत्रित किया जा सके। बिरसा मुंडा का आंदोलन किस प्रकार का था? बिरसा मुंडा ने आदिवासी धर्म, संस्कृति और सामाजिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता की भी बात की। इसीलिए यह एक बहुआयामी आंदोलन था। कोल विद्रोह किनके विरुद्ध था? ए मुगल अधिकारियों, बी मराठों, सी स्थानीय राजाओं, डी अंग्रेज और उनके समर्थकों। कोल विद्रोह जो था अंग्रेजी प्रशासन, जमींदारों और बाहरी साहूकारों के खिलाफ था, जिन्होंने आदिवासियों की भूमि पर कब्जा कर लिया था। अब मैंने क्वेश्चंस की कठिनाई को थोड़ा और बढ़ा दिया है। खासी विद्रोह जो 1829 से लेकर 33 तक चला, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था, ऑप्शन नंबर बी सही है, अंग्रेजों की सड़क निर्माण योजना। खुटकट्टी व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित थी? आप आंसर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था। मुंडा। संथाल विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने कौन सा प्रशासनिक कदम उठाया? वन अधिनियम लागू किया, सैन्य शासन लगाया, सी है लगान समाप्त किया, डी संथाल परगना का गठन किया। इस विद्रोह की तीव्रता ने अंग्रेजों को अलग प्रशासनिक इकाई बनाने पर मजबूर कर दिया। संथाल परगना बन गया। भील आंदोलन में भगत आंदोलन किससे संबंधित? अभी मैंने इसका आंसर दिया था। भीलों में नैतिक सुधार, मद्यपान निषेध और सामाजिक जागृति के साथ साथ अंग्रेज विरोध की भावना भी थी। यह सुधारवादी और प्रतिरोध दोनों प्रकृति का था। कोल विद्रोह ये 1831 से लेकर 32 तक चला, किन के विरुद्ध था? तो कोल विद्रोह जो था ये बाहरी लोग या दिकुओं के हस्तक्षेप के विरुद्ध था। अंग्रेजी प्रशासन ने पारंपरिक मुखियाओं की शक्ति को कम कर दिया था, इसीलिए यह आंदोलन कोल विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा जो थे ये सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के साथ राजनीतिक चेतना भी इन्होंने जगाई। इनके जो अनुयायी थे इनको ईश्वरीय शक्ति और जनजातीय रक्षक मानते थे। यही कारण था उन्हें जनजाति का रक्षक और पिता तुल्य माना गया। इसी कारण इनको धरती आबा कहा जाता था। अंग्रेजी वन कानूनों का एक दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा? तो दीर्घकालिक वनों को सरकारी संपत्ति घोषित करने से शिकार, लकड़ी और चराई पर रोक लगा दी। इसके अंदर पशुओं को चराने नहीं ले जा सकते थे, तो आदिवासियों की जीवन व्यवस्था अस्थिर हो गई। ऑप्शन नंबर सी सही है, पारंपरिक आजीविका का संकट। तिलका मांझी का विद्रोह किस कालखंड में हुआ? समय पूछ रहा है। तिलका मांझी ने पारंपरिक आदिवासी प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। इनका आंदोलन कंपनी शासन के शुरुआती चरण में ही देखने में आया, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो कर्ज, ऊंचा ब्याज और भूमि हड़पने की घटनाओं ने संथाल समाज को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया। इसी ने तत्काल विद्रोह को जन्म दिया। मुंडा विद्रोह का एक उद्देश्य क्या था? तो आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी शासन से मुक्ति, पारंपरिक भूमि अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्र आदिवासी राज्य। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप भी आंसर देते चलिए फ्रेंड्स। तो तिरोत सिंह ने अंग्रेजों के राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। आदिवासी विद्रोहों की सामान्य प्रकृति क्या थी? तो ये स्थानीय और क्षेत्रीय थी। ये सामान्य इनकी प्रकृति थी। भूमि, जंगल अधिकारों पर ये आधारित है।
गुरु नहीं, गोविंद गुरु किस जनजाति से संबंधित आंदोलन के नेता थे? तो ये भीलों में सामाजिक सुधार और जागृति का आंदोलन इन्होंने चलाया, भीलों के नेता थे। दोस्तों मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप पहले भी देख चुके हैं। कोल विद्रोह का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो इसका प्रमुख परिणाम जो था सामाजिक और अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन कर नियंत्रण को मजबूत किया, प्रशासनिक पुनर्गठन। संथाल विद्रोह का भौगोलिक केंद्र क्या था? भौगोलिक केंद्र ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जहां ये शुरू हुआ तो संथाल मुख्यतः राजमहल क्षेत्र में बसे हुए थे, राजमहल की पहाड़ियां, यहीं से व्यापक विद्रोह प्रारंभ हुआ। भील विद्रोह मुख्यतः किस राज्य क्षेत्र में फैला? भील जनजाति राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में केंद्रित थी। अंग्रेजी नीतियों के विरोध में यहीं पर विद्रोह हुआ, मतलब पश्चिमी भारत। मुंडा आंदोलन का सामाजिक पक्ष किससे जुड़ा था? तो मुंडा आंदोलन जो था सामाजिक शुद्धता, नशा त्याग और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर इसने बल दिया, और ऑप्शन नंबर बी सही है, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार। दिकू शब्द किस आंदोलन में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ? मुंडा आंदोलन में बाहरी शोषकों के लिए दिकू शब्द का प्रयोग किया गया। संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? यह शोषण, ऋणग्रस्तता, भूमि हड़पने के विरुद्ध था, इसके लिए इसका स्वरूप सामाजिक और आर्थिक दोनों था। अधिकांश आदिवासी विद्रोहों का अंतिम परिणाम क्या रहा? फ्रेंड सबसे बड़ी बात है ये, तो ये जितने भी आदिवासी विद्रोह रहे सब दबा दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, परंतु अंग्रेजों को कई क्षेत्रों में प्रशासनिक परिवर्तन करने पड़े, बहुत ही आंशिक करना पड़ा लेकिन करना ही पड़ा। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 के संदर्भ में दामिन इको क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दामिन इको क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथालों को बसाने के लिए निर्धारित किया था, ताकि वे जंगल साफ कर कृषि करें और राजस्व बढ़े। प्रारंभ में प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन बाद में जमींदारों और महाजनों के शोषण से आदिवासियों में असंतोष बढ़ गया, जिससे संथाल विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा आंदोलन का एक प्रमुख धार्मिक सामाजिक उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख जो बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन के दौरान मुंडा समाज को पारंपरिक आस्था और संस्कृति की ओर लौटने का आह्वान किया। ऑप्शन नंबर बी सही है, पारंपरिक मुंडा धर्म का पुनरुत्थान। कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? फ्रेंड्स ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप दीजिए। इसका मुख्य कारण क्या था? सैन्य भर्ती में भेदभाव, बी है वन कानूनों का कठोर क्रियान्वयन, सी है बाहरी जमींदारों और साहूकारों का हस्तक्षेप, डी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। आगे बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था? तो आपको अगर नहीं आ रहा हो इसका आंसर, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये रंपा विद्रोह क्या था। छोटा नागपुर, बी है राजमहल पहाड़ियां, सी आंध्र प्रदेश का गोदावरी क्षेत्र, डी मध्य प्रदेश का मंडला क्षेत्र। ताना भगत आंदोलन का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से था? तो अगर आपको आंसर इन क्वेश्चंस का नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी इसका, अगले वीडियो में जरूर आंसर दे देंगे इसका। चलिए फ्रेंड्स, हम आपसे इजाजत लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।